अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वह शुरुआती प्राचीन भारत का कालखंड पढ़ते हम लोग कहां तक चले आए हैं, तो मैंने आपको एक बार थोड़ा रिव्यू लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले हम लोग पढ़े थे प्राक ऐतिहासिक, कौन? प्राक ऐतिहासिक। फिर पढ़े आद ऐतिहासिक, कौन सा बच्चों? आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक में पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, याद आ रहा है? आद के बाद हम लोग ऐतिहासिक में शुरू किए और उसका नाम कौन सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? महाजनपद। क्या पढ़ा? महाजनपद के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद आज हम लोग को क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य। क्या पढ़ना है बच्चों? मगध साम्राज्य। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग कहां से कहां तक पढ़ गए थे? तो वैदिक सभ्यता का काल हम लोग कहां से लाए थे? 2500। सिंधु घाटी सभ्यता की काल जो कहां थे? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कितना तक? 1750 ईसा पूर्व तक लेके छोड़ दिए थे, है ना। और इसमें हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लेके आए थे, यही ना पढ़े थे, जिसमें दो पार्ट था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और फिर तब हम लोगों ने कहां तक लेके आया? जैन धर्म को पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा, और दोनों समकालीन होने के बाद आज हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? मगध साम्राज्य। ठीक है बच्चों, तो ये इतिहास का प्राचीन भारत का एरिया है और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसलिए मगध साम्राज्य क्या है उसको समझिए। आप सबको याद है महाजनपद में आपने पढ़ा था कि महाजनपद में सबसे बड़ा जो महाजनपद उसे क्या बोलते हैं? मगध। सबसे बड़ा क्या है? मगध। इस सबसे बड़ा महाजनपद मगध में क्या क्या चीज हुआ और कौन कौन से राजाओं ने इस पर शासन किया, उसको हम लोग एक बार एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, जो कि बहुत फेमस ट्रिक है और लगभग सभी टीचर लोग जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। उस ट्रिक को हम लोग कहते हैं बच्चों हसीन मशूक सा। फिर से सुन लो, उस ट्रिक का क्या नाम है? हसीन मशूक सा। अभी हसीन मशूक सा क्या होता है एक बार उसको समझ लेंगे तब समझ में आ जाएगा। इस ह से जो पहले राजा बने, पहला जो वंश बना, उस वंश का हम लोग नाम रखा हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश। इस तलाबे स से जो दूसरा राज बना उसका नाम है शिशु नाग वंश। ये 9 से जो बना उस वंश को हम लोग कहते हैं नंद वंश। इस म से जो बना उस वंश को हम लोग बोलते हैं मौर्य वंश। इसको हम लोग बोलते हैं शुंग वंश। क से कन्नौ वंश, सा से सातवाहन वंश। इस प्रकार मगध पर जितने सारे राज करने वाले जो लोग थे वह धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त। ठीक है, अब मगध के बाद फिर मगध साम्राज्य के बाद जब ये कंप्लीट होता है तो फिर दूसरा साम्राज्य चलना शुरू होता है, एनिसेंट का पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर कुछ बीच का पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि मगध पर कौन कौन सी, पहले ये याद रखना है कि मगध पर किस किस साम्राज्य ने शासन किया। तो मगध पर शासन करने वाला जो साम्राज्य है, पहला क्या नाम है बच्चों? हर्यक वंश। दूसरा क्या नाम है? शिशुनाग वंश। तीसरा का नाम क्या है? नंद वंश। चौथे का नाम है मौर्य वंश। पांचवे का नाम है शुंग वंश। छठे का नाम है कर्ण वंश और सातवें का नाम है सातवाहन। याद क्या रखेंगे? हसीन मशूक सा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, उसी तरह म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, उसी तरह सा से सातवाहन वंश। समझ में आ गई? अब इस हर्यक वंश के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सारे वंशों के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो हर्यक वंश के बारे में अभी थोड़ा तो मैंने पहले बताया कि हर्यक वंश का पहला राजा संस्थापक कौन? बिंबिसार। कौन सार? हर्यक वंश का दूसरा राजा अजातशत्रु। तीसरा राजा उदयन।
इसी उदयीन को किसने खत्मा दिया? शिशुनाग वंश का अगला राजा, ठीक है ना। शिशुनाग का खत्मा के नंद वंश का जो पहला राजा बना महापद्म नंद, उसने इसकी स्थापना की। और फिर महापद्म नंद जो नंद वंश की स्थापना किए, उसका अंतिम राजा था जिसका नाम था घनानंद। इस घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। यह प्रक्रिया लगातार चल रहा है। एक को खत्म करो, दूसरा आएगा, दूसरे को खत्म करो, पहला तीसरा आएगा, तीसरे को खत्म करो, चौथा आएगा, और ये प्रक्रिया बच्चों लगातार चलती रही। तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि मगध पर जितने सारे शासक हुए, वह एक दूसरे को, चाहे राजा ही क्यों नहीं बना, स्वेच्छ मृत्यु होने के पश्चात, असमय किसी युद्ध में मर जाने के पश्चात, या फिर आप कह सकते हैं वो ऐसा कोई क्रियाकलाप किया युद्ध में मारा गया हो या किसी प्रतिद्वंदी के राजा के द्वारा मारा गया हो, लेकिन मृत्यु होने के पश्चात ही दूसरा वंश की स्थापना हुई है। क्लियर है? एक वंश समाप्त होने के बाद। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मगध पर राज करने वाले, मगध पर कार्य करने वाले जो थे वो कौन कौन थे? फिर से बोलो। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश। समझ में आ गया? और ये सारे वंश जो थे वह मगध पर क्या किए? अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों पूरा डीप में हर्यक वंश के बारे में। अब समझ में आ गया हर्यक वंश क्या है? अब देखो जरा, हर्यक वंश का जो कार्यकाल है वह 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। समझ रहे हो? यानी अब घट रहा है, एक समय आएगा जब हम लोग ईस्वी में चले जाएंगे। 545 ईसा पूर्व, इसीलिए तो आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ है? भगवान बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? 483। तो उधर से 583 बोल रहे हो, 563 में हुआ है। बर्थ कब हुआ है? 563 में। मृत्यु कब हुआ है? 483 ईसा पूर्व में। 80 साल के थे तो मर गए। अब इस टाइम पीरियड में तुम देखोगे तो दोनों के बीच में 545 आ रहा है, और 545 यानी बिंबिसार। इसलिए भगवान बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे? बिंबिसार। अब समझ में आ गई बात? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश का कार्यकाल, हर्यक वंश कामकाज कितने टाइम से किए, तो क्या बोलोगे? हर्यक वंश का टाइम पीरियड जो है वह 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक है। क्लियर है? इस वंश की स्थापना लगभग 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार। सुन लीजिए ध्यान से, एकदम याद रखना है कि बिंबिसार ने किसकी स्थापना की थी? हर्यक वंश की। मगध का इतिहास बृहद वंश से शुरू हो गया था। बृहदत्थ वंश एक पौराणिक वंश है, इसकी ऐतिहासिक संदिग्धता है। बृहदत्थ वंश का संस्थापक बृहदत्थ था, जो वासु का पुत्र था तथा जरासंध का पिता था। बृहद वंश के बारे में महाभारत से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें भीम एवं जरासंध के बीच मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध का उल्लेख भी प्राप्त होता है। मगध पर राज करने वाले, मगध साम्राज्य पर कार्य करने वाले बृहद्रथ वंश से शुरू होता है। लेकिन बृहद्रथ वंश की जो इतिहास है वो थोड़ा संदिग्ध है। इतिहासकारों का उस पर कोई अपना मत नहीं है, लेकिन महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, और उसी बृहद्रथ की क्रियाकलाप से, ठीक है ना, ये मगध का उत्कर्ष हुआ है, और उसी मगध के उत्कर्ष में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर्यक वंश भारत का पहला ऐतिहासिक वंश था, और बिंबिसार भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था। सबको पता है कि बृहद्रथ का जो वंश था बच्चों, वह ऐतिहासिक था। वह उसके प्रमाण बहुत कम मिले, जिससे उस लोगों ने क्या किया? भरोसा नहीं जताया। तो जिस पर लोग भरोसा कर रहे,
जिस पर क्रियाकलाप अच्छे से हो, उस भरोसे के लिए, ठीक है ना, उस भरोसा को कामुक बनाने के लिए, ठीक है ना, पहला ऐतिहासिक व्यवस्था बिंबिसार के द्वारा किया गया। ठीक है, हर्यक वंश भारत का पहला ऐतिहासिक वंश था और बिंबिसार भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था। उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह, उसी को गिरिब्रज, उसी को कुशाग्रपुर राजगीर को बनाया गया है। नाम याद रखना कि हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी, राजगृह थी, या गिरिब्रज थी, या कुशाग्रपुर था। किसी कोई तकलीफ है? बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये तो बात कितना बार हो गया है। बिंबिसार किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के। अब जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया। सुन लो ध्यान से, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है? श्रोणिक है। क्या नाम है? श्रोणिक। श्रोणिक कहाँ मिलता है? जैन साहित्य में। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? परवा बोलते हैं। जो उसका अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि जैन साहित्य के प्रभावित ग्रंथ को क्या कहते हैं? परवा। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए विजय अभियान के साथ साथ वैवाहिक संबंध को भी अपना आधार बनाया। वैवाहिक संबंध समझते हैं? ये बात सब आदमी जानता है कि किसी भी आदमी का, चाहे वो कितना भी बेकार आदमी क्यों ना हो, ससुराल में बहुत ज्यादा मानदान होता है। कोई भी आदमी अगर ससुराल की तरफ बढ़ जाए तो उसका बड़ी खातिरदारी होगा। तुम सोचो बिंबिसार कितना होशियार आदमी था। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वो किसका सहारा लेता था? वैवाहिक संबंध का। मतलब इधर भी एगो रानी, इधर भी एगो रानी, इधर भी एगो रानी। बिंबिसार के बारे में कहानी है कि वो अपने पुत्र का विवाह नहीं होने देता था। यह वही बिंबिसार है जो क्या करता था? पुत्र के लिए वधू देखने जाता था और अपनी पत्नी बना लेता था। ये ऐसा भी बेटा, मतलब बाप है जो अपने बेटा के हाथों मारा गया, और इसलिए मारा गया कि उसका विवाह नहीं होने दे रहा था। विवाह एक प्रतिक्रियात्मक चीज दिखाई दे रही है यहां पर। बिंबिसार ने अपने पहला सैन्य अभियान अंग शासक को ब्राह्मण दत्त के खिलाफ किया और अंग को जीतकर मगध साम्राज्य को अपने में मिला लिया। बच्चों, आप लोग को याद है कि मगध के जस्ट बगल में अंग महाजनपद था। अब अंग महाजनपद को किसमें मिला लिया? मगध में। तो पहला बार भागलपुर और मुंगेरपुर वाला इलाका को पाटलिपुत्र यानी मगध में मिलाने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार लड़ाई किया और ब्रह्मदत्त के खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रह्मदत्त के खिलाफ किया और अंग को जीतकर क्या है? मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी मगध का थोड़ा एरिया क्या हो गया? बढ़ा। मगध छोटा था लेकिन अब बढ़ना शुरू हुआ, तो अंग को मिलाया, झगड़ा किया, उसको ले लिया, जीत लिया। तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। अंग की राजधानी चंपा। और अंग का वर्तमान इलाका कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर। बिंबिसार के समकालीन अवंती के शासक राजा चंद्र प्रद्योता थे। अब ध्यान से सुनो, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। और वहां के राजा जो थे वो क्या थे? राजा चंद्र प्रद्योत थे, जिनके दरबार में बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि राजा चंद्र प्रद्योत को पीलिया रोग अर्थात जॉन्डिस रोग हो गया था। इस रोग से वैद्य जीवक ने मुक्ति दिलाया, जिससे खुश होकर राजा चंद्र प्रद्योत बिंबिसार की अधीनता को स्वीकार कर लिया। वही बात सुनी। अवंती, और अवंती जो थे उसकी राजधानी उज्जैन थी, और वहां के जो राजा थे उनको ध लिया था पीलिया रोग। पीलिया रोग मतलब उनको ध लिया था जॉन्डिस। और जब जॉन्डिस धरा तो मरने ही वाला था, मरने वाला था। तो ये बात किसको पता चला? बिंबिसार को पता चला कि वहां का राजा मर रहा है। तो इनके पास एक वैद्य राजवैद्य था, उस राजवैद्य का नाम है जीवक। वैद्य था, इस वैद्य को भेज दिया, बोले जाओ राजा का इलाज करके आना।
उसका बहुत अच्छे से देख रेख हुआ, उसका पीलिया रोग खत्म हो गया, उसको जॉन्डिस खत्म हो गया। राजा को लगा कि हम तो ऐसे भी मर जाते हैं और ये हमको बचा दिया था, हम पर मानो एक तरह का उपकार किया, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी इस पराधीनता को स्वीकार करना चाहिए, इनकी अधीनता में चला जाना चाहिए। और वो अपने राज को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार बिना जीतले मन जीत कर एक और बुद्धि हुआ, उसका नाम क्या है, अवंती। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पहले के लोग प्रेम में अपना सिंहासन भी दे देता था। बहुत अच्छा भी बात है कि किसी भी आदमी को उपकार मानना चाहिए। उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, उपकार माना और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हो। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक के खिलाफ भी सैन्य अभियान किया था, किंतु वह बिंबिसार असफल रहा। लिच्छवी वैशाली का जो इलाका है, बज्जी वाला जो इलाका है, उसमें क्या हुआ, असफल हो गया, मतलब हार गया, वहां तो नहीं काम चला। बिंबिसार शासन काल में ही उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दिया और खुद शासक बना लिया। यही कारण है कि इतिहास में अजातशत्रु को प्रीतिहंता कह के बुलाया जाता है। उनके शासन काल में ही बेटा उनको क्या कर दिया, मार दिया। बेटा कौन था, अजातशत्रु। बेटा क्यों मारा, मैंने आपको बताया, हर चीज के पीछे रीजन होता था। आदमी इतना लोभी होता है कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में अनुकंपा की नौकरी होती थी, यानी बाप अगर नौकरी आवर में है तो बाप अगर मर जाएगा तो बेटा का नौकरी हो जाएगा। तब बाप का देखता था कि 60 साल पूरे वाला है तो 58 साल में 59 साल में या तो मर गया तो ठीक है, और नहीं तो टपका देता था। बहुत ऐसा केस आया कि पिता की हत्या कर दी, क्यों कर दी, तो उसको नौकरी चाहिए था। यहां छोकरी का मामला है, ठीक है ना, अर्थात पत्नी का मामला है। ये क्या चाहता था, पत्नी चाहता था, नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका पिता शादी होने नहीं देता था, और वह इतना सोचता था कि अगर हम इसे शादी वैवाहिक स्थापित कर ले तो ये राज बड़ा हो जाएगा, और वह सबसे क्या कर लेता था, विवाह कर लेता था। बेटा का शादी नहीं हो रहा, बड़ी चिंता में था। फिर क्या किया आपको पता है, अजातशत्रु शासन बनते ही अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। इन्होंने गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम नाम का एक सैन्य छावनी की स्थापना की, जिसे अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर के रूप में विकसित किया गया। अब समझ जाओ, अजातशत्रु ने क्या किया, गंगा के, गंडक के और सोन नदी तीनों का संगम तट, तीनों जहां मिल रहा है, वही इलाका में एक सैन्य छावनी बनाया। छावनी का अर्थ होता है जहां पर सेना लोग रहते हैं, और उस जगह पर क्या बनाया, सैन्य छावनी बना करके लोगों को रखना शुरू किया। बाद में वही जगह को उसका बेटा उदयन ने क्या किया, डेवलप कर दिया, उस पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग ये समझ पाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, जवाब में क्या देंगे, उदयन। लेकिन पाटलिपुत्र बनने से पहले क्या था, पाटलीग्राम था, और पाटलीग्राम किसका एरिया था, गंडक, सोन और गंगा नदी का संगम तट, जहां पर पहले छावनी हुआ करता था। क्या हो जाता था, छावनी। अजातशत्रु ने लिच्छवी शासक के खिलाफ अपना सैन्य अभियान किया, जिसमें 2 नए प्रकार के अस्त्र, रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। अंततः लिच्छवी की राजधानी वैशाली पर वो क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, और वैशाली पर अधिकार किसने किया, अजातशत्रु। कौन कौन, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये दोनों औजार का इस्तेमाल किया, दोनों हथियार का इस्तेमाल किया। जैसे मान लो कि अगर इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई होए तो सबसे बड़ा मिसाइल परमाणु बम लेके जाएंगे, उस जमाने का यह परमाणु बम। और ये दोनों से लड़ाई हुआ और क्या हुआ, हार गया, और ये अजातशत्रु जीत गया। लिच्छवी के अभियान से पहले
यानी लिच्छवी पर जब वो आक्रमण करने वाला था, उस अभियान से पहले अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वशकार को गुप्तचर बनाकर लिच्छवी भेजा था, और वशकार के कहने पर ही अजातशत्रु ने मौका पाकर लिच्छवी गणराज्य पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल कर ली। यानी आज भी जब कोई व्यक्ति आपके घर पर सुखमय समय चल रहा हो, कोई व्यक्ति अनजान आदमी आपके घर पे रह रहा हो, उस समय में अगर कोई प्रतिक्रिया दिखाई देती है तो वो आपका सहयोग करने नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके परिवार की स्थिति को जानने आ रहा हो, गुप्तचर बनकर आया हो, आपके घर की सारी गुप्त सूचना लेकर बाहर जाएगा। इसीलिए किसी भी अनजान आदमी को अपना पारिवारिक गुप्त सूचना ज्यादा जल्दी देना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके दुख में धीरज रख रहा है, वो गलत करेगा आपके साथ, इसीलिए थोड़ा बचकर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? अजातशत्रु मौका पाकर लिच्छवी गणराज्य पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की। अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगीर को किलेबंदी करवा दिया। यानी जो शिशुनाग के द्वारा, सॉरी शिशुनाग बोल रहे हैं, बिंबिसार के द्वारा जो राजगीर गिरिबज जो इलाका बना गया था, या राजगीर जो राजधानी बनाई गई थी, उसको वो किलाबंदी करवा दिया, मतलब बाउंड्री घेरवा दिया कि खुला रहता है तो दिक्कत रहेगा, चारों बगल से गेट रहेगा, बाउंड्री रहेगा तो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। हर्यकवंशी शासक अजातशत्रु के समय धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही क्षति हुआ। धार्मिक आंदोलन के काल के 3 प्रमुख नेता इसी के काल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उस मामले में ही बैड लक आदमी था, बहुत बड़ा बड़ा आदमी मरा है। पहला आदमी महात्मा बुद्ध, याद होगा 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था और महात्मा बुद्ध मर गए। भगवान महावीर भी मरे, भगवान महावीर भी मरे। उसके अलावा मखखाली गोसाल भी मृत्यु। ये तीनों धार्मिक लोग क्या हो गए, मर गए। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। कितना बार बोल चुके हैं। अजातशत्रु के पश्चात इस वंश का अगला शासक कौन बना था? उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित करके क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। फिर एक नया बात कि मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किसने लाया? उदयन ने। राजगीर में राजधानी किसने ले गया था? उसका बाबा, उसका नाम क्या था? बिंबिसार। अजातशत्रु तो कुछ नहीं किया, तेल बेल जैसे था उसको किलाबंदी खाली करवा के छोड़ा दिया। लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बना दिया? उदयन ने बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक थे, जिसे शिशुनाग नामक व्यक्ति ने हत्या करके हर्यक वंश की स्थापना कर एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक। नागदशक की हत्या कितने की? शिशुनाग ने किया। और किस वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी जो स्थिति है हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वह 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक है। पहला वंश याद हो गया ना? किससे? 545 से 412 बीसी। कौन वंश? हर्यक वंश। कौन वंश? समझ में आई? 412 बीसी से ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक कौन वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई? हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, तो हम लोग शिशुनाग वंश को अगले दिन पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।